नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट मैच जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का गया था ना, वो इतना ज़बरदस्त रहा था। मतलब जो जो प्लेयर्स टीम में शामिल किए थे, बस उन्हीं प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस करके दिया था। अब आज भी कुछ ऐसा ही डिस्कस करेंगे। क्या वही कुछ रिपीट होगा या फिर कुछ नया आपको देखने मिलेगा, इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना, फिर इसके बाद अपने कॉम्बिनेशंस को तैयार करना। फ्री कॉन्टेस्ट है, ज्वाइन करने में कुछ जाता नहीं है अपना। आप आराम से वीडियो को बैठकर पूरा देखो, 6 कॉम्बिनेशन अपने तैयार करो। अलग अलग प्लेटफॉर्म, जितने प्लेटफॉर्म है सब पर जाकर ज्वाइन कर लो। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। एक प्लेटफॉर्म पे 6 टीम बनाओ, दूसरे प्लेटफॉर्म पे अलग 6 टीम बनाओ, तीसरे प्लेटफॉर्म पे अलग 6 टीम बनाओ। फ्री में अगर कुछ भी मिल रहा है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ जा नहीं रहा अपना। तो चलिए बात कर लेते हैं। इस वीडियो में आपको बता देंगे कि कौन कौन से प्लेयर बेहतर हैं, किन पर आपको दिमाग लगाना है, किन को आपको छोड़कर चलना है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा लॉर्ड्स लंदन में। दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर मैं आपको कोशिश करूंगा कि कम से कम 10 12 15 आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस दे दूं। आप थोड़े बहुत फेरबदल करके उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर प्लेटफॉर्म पे 6 टीम ज्वाइन करने का ही ऑप्शन है। तो 6 टीम एक प्लेटफॉर्म पे लगा लो, दूसरी 6 टीम अलग प्लेटफॉर्म पर लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको करना यह है कि वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है ना, वहां पर मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में चले जाए, वहां पर भी मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे वेन्यू के बारे में। मैच होगा लंदन में, जिस पर कि अभी तक 69 मैचेस हो चुके हैं और पहले बैटिंग करने वाली टीम ने लगभग 34 मैचेस को जीता है। अगर मैं अपना रिसेंटली एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करूँ तो ये जो हमने जितने मैचेस कवर किए, चाहे वो वुमेंस के मैचेस हो या फिर वो द 100 के मैचेस या फिर उसके पहले इंडिया का टेस्ट मैच हो, सभी मैचेस में हमने ये देखा है कि लॉर्ड्स वाले ग्राउंड पर अच्छे खासे रन हमें देखने मिले हैं। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि यहाँ पर लगभग लगभग 270 280 एक एवरेज स्कोर हो सकता है। जो हमने रिसेंटली देखा है उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो आखिरी मैच हुआ था उसमें 312 बना था, उसके पहले 311 बना, उसके पहले 246 और 247 का स्कोर था। ये पिछले दो स्कोर हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे 300 रन बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर 300 रन बनते हैं तो आप एक बात दिमाग में रख लेना कि एक बल्लेबाज बहुत आराम से आपको 70 से लेकर 80 का स्कोर करके देके जाएगा। और अगर हम यहां पर देखें तो हैरी ब्रूक जो कि नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे, इन्होंने 87 बनाया। यहां पे डेविड मलान जो कि नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे, 127 का स्कोर किया। यहां पे मोइन अली 47 थे जो कि नंबर 7 पर बैटिंग कर रहे थे। और इसके बाद यहां पर जो अगला प्लेयर स्कोर करने वाला था वो था फिल सॉल्ट, जिन्होंने ओपन करते हुए 60 बनाया। ज़्यादातर मैचेस तो ऐसे हैं कि जहां पे 3 नंबर 4 नंबर ने स्कोर किया है। कंसिस्टेंसी नहीं है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही नंबर का प्लेयर आपको बार बार स्कोर करके दे रहा हो, ये यहां पर नहीं हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि जो अगर आप 300 देखोगे तो 70 से 80 का स्कोर मिल जाने वाला है। अब ऐसे में होगा ये कि एक जो बल्लेबाज है ना, वो आपके कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बढ़िया चॉइस बनकर आता है। अब यहाँ पर आपको देखने मिला है कि अगर आप 10 ओवर वाला गेम खेल रहे हो, समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट बोलूंगा तो स्ट्राइक मार देंगे। तो अगर आप 10 ओवर वाला गेम खेल रहे हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 49 पर 1, यहाँ 56 पर 1। ठीक है, 49 से 56 मतलब 50 रन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहाँ 56, यहाँ पे 46, यहाँ पे 72, मतलब लगभग लगभग 48 से लेकर 55, ये रेशो आप मान के चलिएगा, इतना आपको देखने मिल जाएगा। और अगर इतना मिलता है तो जैसे ही गाड़ी 40 या फिर 40 के आसपास पहुंच जाती है, मान लो कि अगर स्टार्टिंग में 1 2 ओवर खाली जाते हैं तो 40 पर गाड़ी आ जाएगी, तो वहां पर आप सीधा यस कर सकते हो। ठीक है, 40 के आसपास अगर गाड़ी आती है तो, अगर 55 से ऊपर निकल रही है, 60 के आसपास जा रही है ना, तो वहां पर थोड़ा सा थम जाना, रुक जाना, कोशिश करना कि 50 के इर्द गिर्द रहे, तब यस करो। ठीक है, नॉट पर अभी मत जाना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 70 रन तक बने हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आपको 60 70 भी मिल जाए। तो अगर आप 55 60 पे जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ ट्रेविस हेड ओपन कर रहे थे, जिन्होंने 34 का स्कोर किया। यहाँ हार्दिक पांड्या नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे, रचिन रविंद्र नंबर 7 और सौद शकील नंबर 5। कंसिस्टेंसी सेकेंड इनिंग में भी नहीं है। हाँ, एक और चीज़ थी जो आप यहाँ पर देख रहे हो, स्टार्टिंग में आप 1 विकेट नॉट लेकर चल सकते हो। 1 विकेट लगभग लगभग पावर प्ले में आ जाएगा। तो जैसे कि पहला मेरा अंदाजन पड़ेगा 30 24 या 30 के आसपास,
फिर जैसे ही 40 के आसपास पड़ेगा तो आप दो मतलब जी मान लेना कि आपको प्रॉफिट फिर हो जाएगा पहले विकेट में। तो फिर इसके बाद स्कोर यहाँ पे आया 75, यहाँ पर 50 बन गया था पावर प्ले में, यहाँ पे 38 बना और यहाँ पर 28 बना। लेकिन अगर हम पिछले 2 मैचेस की बात करें तो स्कोर यहाँ पे बड़े बने हैं। तो सेकंड इनिंग में भी ऑलमोस्ट 50 के आसपास का स्कोर आप मान के चल सकते हो। ठीक है, अब रही बात फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स में से कौन विकेट निकाल रहा है, तो 11 विकेट मिले हैं फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को महज 4 विकेट मिले थे। यहाँ पर स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट मिले हैं, 9 विकेट स्पिनर्स ने निकाले और 8 विकेट मिले थे फास्ट बॉलर्स को। यहाँ पर भी 6 विकेट स्पिनर निकाल चुके हैं और 14 विकेट मिले थे फास्ट बॉलर्स को, और यहाँ पर 7 विकेट स्पिनर्स ने निकाले हैं। मतलब कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि स्पिनर्स का रोल बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि आप स्पिनर्स को इग्नोर कर पाओगे, क्योंकि हर एक मैच के अंदर स्पिनर ने विकेट निकाले हैं। अब यहाँ पर आपको आदिल रशीद मिल जाएंगे, एक तरफ आपको केशव महाराज मिल जाएंगे जो कि हमारे लास्ट मैच की प्राइम चॉइस थे, उन्होंने 4 विकेट निकाले थे। तो ये वो 2 प्लेयर ऐसे हैं जो ज़्यादा नहीं तो आपको एक एक 2-2 विकेट तो बहुत ईजी वे में देके जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़कर बात कर लेते हैं पिछले मैच के बारे में कि लास्ट मैच में हुआ क्या था। लास्ट मैच में इंग्लैंड ने जब 131 बनाया मात्र 24 ओवर में, तो 137 कर लिया था साउथ अफ्रीका ने, जिसमें जेमी स्मिथ का 54 और राशिद के 3 विकेट थे। वही दूसरी तरफ केशव महाराज के 4 विकेट थे। एडन मार्कराम जो कि हमारे कैप्टन थे, उन्होंने 86 बनाया था। रिकल्टन हमारी टीम में शामिल नहीं थे, इन्होंने 30 किया था। मुल्दर ने बनाए थे 3 विकेट। अब यहाँ पे जो रूट जिन्होंने 37 किया, जोफ्रा आर्चर के 2 थे, क्लासन का 64, रैसिस वेंडरसन का 72, मार्को येंसन के 3 विकेट, व्यान मुल्दर के 3 और केशव महाराज के 2 विकेट थे। ये 1 मार्च वाला मैच था और ये मैच भी ना साउथ अफ्रीका ने ही जीत लिया था। अब हम बात करें अगर इंग्लैंड की संभावित 11 क्या पिछले मैच में यही 11 थी, एक आधिक चेंज हो सकता है, तो नंबर 6 नंबर 7 तक इनके पास में कमाल की बल्लेबाजी है। इसके बावजूद भी ये टीम मात्र 124 रन बना पाई थी, 124 से 134 जितना भी था। जेमी स्मिथ ओपन कर रहे हैं बेन डकेट के साथ में, राइट हैंड बैट्समैन लेफ्ट हैंड बैट्समैन का कॉम्बिनेशन है। फिर जो रूट और ब्रूक आएंगे। इसके अलावा टीम के पास में एक जैकब बैथल आएंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन, और फिर इनके पास में लेफ्ट हैंड बैट्समैन नहीं है। गेंदबाजी में इनके पास में ब्रेडन कार्स और जोफ्रा आर्चर का ऑप्शन है। लास्ट मैच में सनी बेकर को खिलाया था जो कि बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से पिटे थे, और पावर प्ले और डेथ ओवर की संभावना है कि गेंदबाजी करेंगे। अब आप आ जाइए यहाँ पे वेन्यू रिकॉर्ड पे, तो इस मैदान के ऊपर जेमी स्मिथ ने पहले एक मैच खेलकर 39 और बेन डकेट ने 63 का स्कोर किया है। फिर आप देखेंगे जो रूट के पास में 10 मैचेस में क्या है, 3 बड़े स्कोर हैं। ठीक, हैरी ब्रूक के पास में 2 मैचेस में 1 बड़ा स्कोर है, और जॉस बटलर के पास में 10 मैचेस में 2 बड़े स्कोर है। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि बल्लेबाजों को अच्छा स्कोर करते हुए हम देख पाए, क्योंकि बैटिंग विकेट है। लेकिन एक बड़ा कमाल की चीज़ ये है कि अगर हम सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए ही कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं, जहां हम स्मॉल लीग के लिए नहीं जाना चाह रहे हैं, तो आप यहां पर देखिए कि बटलर का इस मैदान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बटलर ने इस मैदान पे मात्र 27 के एवरेज के साथ में स्कोर किया है, जिसमें एक मैच में 121 बनाया था, और एक मैच में अगर मैं नॉर्मल में 50 भी काउंट कर लूँ तो 170, मतलब 171 रन इन्होंने बना लिए 2 मैच के अंदर। और बचे हुए जो इनके 8 मैचेस में हैं उसमें इन्होंने सिर्फ 100 रन बनाए हैं। तो देखा जाए तो जो बटलर है इस मैदान पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल पहले कर चुके हैं। और इसके अलावा जैकब बैथल ने 12 और विल जैक ने 10 रन बनाए हैं। ब्रेडन कार्स को इस मैदान पर 6 विकेट पहले मिल चुके हैं, जोफ्रा आर्चर को 4 मिल चुके हैं, और आदिल रशीद को 7 विकेट पहले इस मैदान पर मिले हैं। अब पहला नाम है जेमी स्मिथ का। लास्ट मैच में 50 रन बनाने के बाद में लगभग अधिकतर लोगों की टीम में आपको मिल जाएंगे। 70% का सिलेक्शन है, क्योंकि सामने जो टीम है ना साउथ अफ्रीका, उनकी पावर प्ले की गेंदबाजी में दम है भी नहीं। एनगीडी और बर्गर आ रहे हैं और दोनों ही उतना कुछ खास नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में ना जेमी स्मिथ, बेन डकेट, रूट, इनसे मैं उम्मीद करूँगा कि अच्छा स्कोर करें। अब लास्ट मैच में इन्होंने बनाया था 50, इनका 24 का एवरेज है। 250 से पिछली 13 पारियों के अंदर केशव महाराज से दिक्कत होगी, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स इनको दिक्कत देती है। ऑफ स्पिन के सामने ये 4 बार पहले आउट हो चुके हैं, क्योंकि एडन मार्कराम यहाँ पर हैं, तो ये भी परेशान कर सकते हैं। अभी के लिए जेमी स्मिथ मेरी टीम में क्यों है, क्योंकि इस टीम साउथ अफ्रीका का जो नई गेंद का जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो उतना अच्छा नहीं है। हाँ, अगर वहाँ कुछ चेंजेस होते हैं तो एक अलग बात है, फिर हम डिस्कस कर लेंगे टेलीग्राम पे। फिर आप आते हैं बेन डकेट पे, जिन्होंने लास्ट मैच में कुछ भी अच्छा नहीं किया था, और तो और साउथ अफ्रीका के सामने भी अच्छा नहीं है। 5 मैचेस में महज 50 रन बना पाए हैं। तो अब तो मेरी सलाह यह है कि अगर टीम में रख रहे हो तो कैप्टन ही बना दो, नहीं तो टीम में रखो ही मत।
सीधी सी बात है। अगर 2 टीम में रख रहे हो तो दोनों में कैप्टन वाइस कैप्टन कुछ ट्राई करो, 3 में रख रहे हो तो 3 में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करो, नहीं तो रखना ही नहीं है। क्योंकि साउथ अफ्रीका के सामने जो 5 मैचेस खेले हैं ना, उनमें से 10 का एवरेज है। तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के सामने अभी तक इनका लक नहीं चला, पलड़ा अच्छा नहीं भरा। तो कुल मिलाकर कह सकते हो कि ये खिलाड़ी अभी के लिए रिस्की पिक बन गया। अब चूंकि इनको 57% लोगों ने ऑलरेडी टीम में रखा हुआ है, तो ये आपको मैक्सिमम ओपोनेंट की टीम में मिलेंगे। अब रही बात जीएल की, तो रिस्क लेना बनता है। तो यहां पर हाल फिलहाल की स्थिति में मैंने आपको जो बताया है, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, फोकस कर लेना। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। जो रूट T20 सॉरी वनडे के बहुत कमाल प्लेयर हैं, आप सभी जानते हैं, और 40 का एवरेज दोनों तरफ मेंटेन कर रहे हैं। लास्ट मैच में फ्लॉप होने के बावजूद भी अगर 80% लोगों ने टीम में रखा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों को पता है कि किस तरह का क्रिकेट ये खेलते हैं। तो ये कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस में भी है, टीम में भी शामिल है। पहले बैटिंग करते हुए 37 और सेकंड बैटिंग करते हुए 54 का एवरेज है। लेफ्ट आर्म के सामने 2 बार पहले आउट हो चुके हैं। अब आते हैं हम नंबर 4 ब्रूक पे। ब्रूक का साउथ अफ्रीका के सामने रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। 6 मैचेस में एक बार 80 बनाया था, और बाकी मैचेस में टोटल इन्होंने बनाए हैं 54 रन। ठीक है, 5 मैचेस में 54 और 6 मैचेस, एक मैच में 80 का स्कोर इन्होंने किया है। और रही बात वनडे क्रिकेट की, तो 35 का एवरेज है। पहले बैटिंग करते हुए 550, सेकंड बैटिंग करते हुए 150, और एक बार इन्होंने 100 बनाया है। ये हम बात कर रहे हैं इनके वनडे क्रिकेट की। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 4 बार आउट हो चुके हैं। सामने वाली टीम के पास में लुंगी एनगीडी है, जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते भी हैं। फिर आप आओगे जॉस बटलर पे। जॉस बटलर कमाल का प्लेयर है, साउथ अफ्रीका के सामने रिकॉर्ड तगड़ा है। बस एक जो दिक्कत है वो है इस मैदान की, कि इस मैदान पर इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इनके बल्ले से बड़ा स्कोर नहीं आया। तो हाल फिलहाल की स्थिति में यह है कि जब आप रिस्क लेना चाहते हो, तो मतलब ऊपर से अगर रिस्क ले रहे हो कि आप बेन डकेट को छोड़ रहे हो, तो यहाँ पर रख लो। अगर आप बेन डकेट को रख रहे हो तो फिर यहाँ छोड़ दो। इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो। एक टीम में दोनों को छोड़ देना, एक टीम में दोनों को रख लेना, ये आप ट्राई कर लेना। 6 कॉम्बिनेशन का मौका है, वहाँ पे आप ये कर सकते हैं। 35 का बैटिंग एवरेज है, 550, एक बार 100 बनाया है। अब लेकिन दोस्तों, ये वो हाईली सिलेक्टेड प्लेयर हैं जिनके चांसेस हैं कि फ्लॉप हो जाए। इसके बाद आएगा जेकब बेथल का नाम। बेथल दोस्तों वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर में से एक बन चुका है। रिसेंटली जो नए खिलाड़ी आए हैं उनमें मैं हर एक वीडियो में बोलता भी हूं, और इस खिलाड़ी ने प्रूफ भी किया है। 11 मैच खेलकर 318 रन और 32 का एवरेज है। अब आप कहोगे कि यार 318 में कहाँ का तीर मार लिया, लेकिन दोस्तों आप बैटिंग डाउन पर भी नजर रखो कि नंबर 6 पर बैटिंग करते हैं। 3 बार 50 कर चुके हैं और 7 विकेट भी निकाले हैं। लास्ट मैच में बड़ा स्कोर नहीं था तो गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब बड़ा स्कोर बनेगा तो गेंदबाजी का मौका भी मिलेगा, विकेट्स भी आएंगे, और आपके लिए बन जाएगा ये बंदा डिफरेंशियल पिक। इसीलिए इसको टीम में रखिएगा। जब आप ग्रैंड लीग खेलना ही चाह रहे हैं तो अच्छे से खेलें, इनको टीम में लेके चलिएगा, आपके काम आएंगे। फिर आते हैं विल जैक्स। विल जैक्स का 31 का एवरेज है, 450 ये कर चुके हैं अपनी 15 इनिंग्स के अंदर और 18 इनिंग्स के अंदर, और 12 इनिंग 6 विकेट। अब आप खुद से अंदाजा लगाएं। विल जैक एक ऐसा खिलाड़ी जो कि ओपन भी कर चुका है, वन डाउन भी खेल लिया, सेकंड डाउन भी खेल लिया, वर्तमान में 7वें नंबर पर खेल रहा है। 18 पारी में 450 है। जैकब बेथल ने 11 मैच खेलकर 350 बना दिए और 10 मैच खेलकर 7 विकेट निकाल दिए। तो आप समझ सकते हैं कि बेथल कितना बेहतर प्लेयर है वर्तमान में। ठीक है, 250 पहले बैटिंग करते हुए, 2 सेकंड बैटिंग करते हुए। वर्तमान में ये जो प्लेयर आपकी टीम में उतना फिट नहीं बैठेगा, ये रिस्की पिक है, बहुत बड़ा रिस्की पिक है। तो ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बैटिंग डाउन नीचे है। अब चाहे वनडे भी हो, लेकिन फिर भी ये 7वें नंबर का बैटर 7वें नंबर का ही बैटर होता है। ब्रेडन कार्स 24 इनिंग 28 विकेट है। इस मैदान पर रिकॉर्ड अच्छा है। अगर पहले बॉलिंग करें तो कम से कम 2 विकेट आपको दे के जाएगा। इसके बाद आदिल रशीद है। ये एक विकेट लेस नहीं जाता है, एक लड़का, बंदा, आदमी, जो भी गए, ये कमाल प्लेयर है। इसको टीम में नहीं छोड़ूंगा मैं, ये मेरी टीम में रहता है। आदिल रशीद लास्ट मैच में भी था, बहुत कम लोगों ने रखा था, पर हमारी टीम में था। इसके बाद जोफ्रा आर्चर, 32 इनिंग में 54 विकेट इनके पास है। पहली इनिंग में 28 और सेकंड इनिंग में 26 है। साउथ अफ्रीका के सामने रिकॉर्ड अच्छा है। पिछले मैच में खाता नहीं खुला क्योंकि उतने ज़्यादा रन नहीं थे। तो आपकी टीम में ये प्लेयर कंफर्म होगा। मतलब कुल मिला के ब्रेडन कार्स, राशिद और आर्चर, ये तीनों प्लेयर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और सनी बेकर तो खैर बहुत जोर से पिटाई हुई थी, तो हाल फिलहाल में इनको मैं रोक के चल रहा हूँ। अब आए अगर साउथ अफ्रीका की तरफ, दोस्तों यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, क्योंकि मैं आपको क्लियर कट बात बता दूं कि चवन्नी भी नहीं मिल रही कहीं से, ना कुछ है मिल रहा अपन को, उसके बावजूद मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए।
मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को देखो, आप लोग जब का इन्वेस्टमेंट तो खैर नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आप ज्वाइन कर रहे हो कॉन्टेस्ट तो आप बेहतर तरीके से बेहतर विनिंग के साथ फिनिश करो। कुल मिला के इतना सा फंडा है, ठीक है। तो लाइक, शेयर, कमेंट, ये 3 चीज़ें करनी है, और जो भी मित्र आपके खेलते हो उनको ये वीडियो पहुंचा देना, ठीक है। आप लोगों से कभी चवन्नी की डिमांड नहीं करी, ये भी आप जानते हो, तो इसीलिए कहता हूं कि यार ये वीडियो को शेयर कर दो। रियान रिकल्टन, एडन मार्कराम, टेम्बा बमुमा, ट्रिस्टन स्टेप्स, डिवॉल्ट ब्रेविस, टोनी दी जॉर्जी, व्यान मुल्दर, कॉर्बिन बॉश तक इनके पास में बल्लेबाजी मौजूद है, ठीक है। केशव, बर्गर और एनगीडी, हालांकि केशव महाराज भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं पर वो वैसा हिटिंग नहीं है। इस मैदान के ऊपर मार्कराम ने एक मैच खेला था 7 रन बनाए थे, महाराज ने एक मैच खेला था 3 विकेट निकाले, एनगीडी ने एक मैच खेला था 3 विकेट निकाले थे। अब रियान रिकल्टन की बात करें, प्लेयर बहुत अच्छा है, प्लेयर में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आप ग्रैंड लीग खेलने जाओगे, आपको रिस्क लेने की बात आएगी तो आपको किसी न किसी को तो छोड़ना है। अब चूंकि मैं पावर प्ले में 1 विकेट मान के चलता हूं, इस वजह से मैं टॉप ऑर्डर से एक प्लेयर छोड़ने का विचार रखता हूं, और वो मैं रिकल्टन को मान लेता हूं। पहले बैटिंग करते हुए 50 100 बनाया है, 13 मैचेस में 2 बार बड़े स्कोर किए हैं, 13 मैच खेलने के बाद 2 बड़े स्कोर मात्र, 418 रन है। अब आ गई ना जैकब बेथल, 11 मैच में 311 रन, दो सीधा फंडा है बंदे को। अगर खिलाड़ी अच्छा है तो तारीफ करना बनता है। ऑफ स्पिन के सामने ये 3 बार आउट हुए हैं, विल जैक्स हैं, लेकिन विल जैक्स नई गेंद के साथ में नहीं आएंगे, तो आर्चर का ही इनको आमना सामना होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। फिर आप आएंगे मार्कराम पे। अब मार्कराम को इसलिए नहीं छोड़ पाते हैं, एक तो बंदे का 48 का एवरेज है, 12 बड़े स्कोर कर चुका है, 9 विकेट भी निकाल चुका है, बड़ा मैच होगा तो गेंदबाजी भी होगी, 1 विकेट संभवतः निकाल भी देगा। जोफ्रा आर्चर ने 21 गेंद में 2 बार आउट कर दिया, और आदिल रशीद ने भी 2 बार आउट किया है, तो ये वो समस्या रहेंगे। ब्रैडन कार्स थोड़ा प्रॉब्लम देंगे क्योंकि वो राइट आर्म फास्ट बॉलर है। फिर आप नंबर 3 पर आओगे तो आपको यहाँ पे मिलते हैं टेम्बा बमुमा। टेम्बा बमुमा भी बड़े कमाल के प्लेयर है, वनडे के तो खास तौर से। ये बहुत कम ऐसा होगा कि आपको जल्दी आउट होते हुए नजर आएंगे। 40% लोगों ने रखा है, 9 बड़े स्कोर इनके बल्ले से आ चुके हैं। मैं इस खिलाड़ी को टीम में लेके चलूंगा, ये बड़ी टीम्स के खिलाफ स्कोर करता भी है। टेम्बा बमुआ मेरे लिए चॉइस में है, और आदिल रशीद ने इनको 2 बार पहले भी आउट किया है। हाल फिलहाल की स्थिति में बमुआ मेरी टीम में है। स्टब्स अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा प्लेयर है, पर स्कोर नहीं आ रहा, रिसेंटली उतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, इसलिए छोड़ रहा हूं, नहीं तो मैं स्टब्स को भी रखता। 250 100 किया है, 13 मैचेस में लगभग 30 का एवरेज है। पहले बैटिंग करते हुए 3 बड़े स्कोर बना चुका है। सेकंड बैटिंग बहुत गंदी रही है इनकी, तो अगर टीम पहले बैटिंग करे तो ये रिस्क ले लेना, क्योंकि 27% लोगों ने टीम में रखा है, और हमारे लिए ऐसे ही प्लेयर ज्यादा काम के जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है। अब इसके बाद डिवॉल्ट ब्रेविस है, 4 मैचेस 62 रन, अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के सामने अच्छा खेला था, इसीलिए इनको ट्राई करने का विचार है मेरा, और मैंने किया भी है, ठीक है। इसके बाद टोनी दी जॉर्जी। अब बंदा ओपन से उठकर सीधा नंबर 6 आ गया है, तो यहाँ पर क्या कंसिस्टेंसी रहेगी, क्या परफॉर्मेंस रहेगा, वो तो अभी हमें 1-2 मैच देखने के बाद ही समझ आएगा। तो सीधा तुक्का लगाना हो तो एक अलग बात है, पर अभी के लिए हम तुक्के नहीं लगाते हुए सेफ चल रहे थोड़ा सा, तो 6 नंबर के बल्लेबाज ब्रेविस पे मैं रुक जाऊंगा। यहाँ इनको मैंने टीम में नहीं रखा है। ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है। हाँ, ये कर सकते हो कि अगर आप टॉप ऑर्डर से ज्यादा प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हो पहली इनिंग में, तो आप जॉर्जी पे आ जाना। व्यान मुल्दर को 3 विकेट मिले, क्योंकि ये डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे तो आपको बार बार बेनिफिट देंगे। तो अगर टीम पहले बॉलिंग करे तो फायदेमंद है, सेकंड बॉलिंग में उतने ज्यादा फायदेमंद नहीं है। सेकंड बॉलिंग में ये फायदा मिल सकता है कि आपको बल्लेबाजी से कुछ स्कोर मिल जाए, ठीक है। तो व्यान मुल्दर पहली इनिंग में अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद एक कॉर्बिन बॉश, 4 इनिंग 2 विकेट है, 3 इनिंग में 72 रन है। हाल फिलहाल में मैंने इनको छोड़ा है। केशव महाराज हमारे लास्ट मैच की भी चॉइस थे प्राइम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने भी कमाल किया था, तो इनको हमने लेके भी चले हैं, तो केशव महाराज टीम में है। फिर नांद्रे बर्गर 8 इनिंग 11 विकेट, ऑलमोस्ट 1 विकेट मिनिमम, मैक्सिमम 2 विकेट तक गाड़ी चली जाएगी। और लुंगी एनगीडी पहली इनिंग में अगर गेंदबाजी करेंगे तो ही फायदेमंद है, सेकेंड इनिंग में उतने फायदेमंद नहीं है। अब आ जाते हैं कुछ कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस पे। मार्कराम, रूट और बटलर ये कुछ ऐसे सेफ ऑप्शन में रहते हैं, और ब्रेविस को ट्राई कर सकते हो। अब चूंकि ग्रैंड लीग की ही बात है, तो यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन में भी बटलर और स्मिथ रखा है, डकेट है और रूट है, लेकिन यहाँ आप एक चेंज कर सकती हो। इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करके आप ब्रूक को एंट्री दे सकते हो, ठीक है। बमुमा ब्रेविस है, ब्रेविस के स्थान पे आप चाहो तो स्टब्स को ट्राई कर सकते हो। मार्कराम कप्तान है, मुल्दर के स्थान पे कॉर्बिन बॉश, महाराज, आर्चर और रशीद है।
एक चेंज और बनता है ब्रेडन कार्स का। ब्रेडन कार्स को लेने के लिए आप चाहो तो इनमें से ही किसी एक प्लेयर को ड्रॉप करके कार्स को टीम में रख सकते हो। उम्मीद ये करता हूं कि आपको सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बात जो विशेष तौर से आपको बता दूं कि हम किसी भी तरह के पेड कॉन्टेस्ट को प्रमोट नहीं करते हैं, तो पेड कॉन्टेस्ट मत खेलिएगा हाल फिलहाल, जब तक गवर्नमेंट का लॉ आ चुका है। उसके बाद जब गवर्नमेंट अगर कुछ बदलाव करती है तो फिर समझेंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर ही दीजिएगा, कर ही दिया होगा, और नहीं किया है तो कर दीजिए। इंतजार किसी के करने की ज़रूरत है नहीं। अगर कुछ और बेहतर चाहिए मुझे कमेंट करो, हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लाइव आएंगे, डिस्कस करेंगे क्या बेहतर कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों भाइयों बंधुओं बाय। जय हिंद जय महाकाल।